बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियरटेक एकेडमी में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे इंटरनेट में, हम लोग ने डोमेन नेम तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता है बच्चों, बस एक क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होता है मतलब नियम होते हैं। ठीक है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह डिसाइड होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। ठीक है, ट्रांसमिट मतलब कैसे भेजा जाएगा, और रिसीव का मतलब आप लोग जानते हैं कि डेटा को कैसे रिसीव करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटिंग में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक, मतलब डिजिटल लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है ना। इनके बिना हम इंटरनेट पर एक दूसरे से संवाद, कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं, ना ही डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई फाइल अथवा मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल मतलब देखिए, अब प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स के भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। जैसे कि पहला है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब टीसीपी। ठीक है, तो फुल फॉर्म सब याद रखिएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डिजिटल नेटवर्क कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है, इसीलिए इसको TCP/IP लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है के रूप में जाना था। TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह मुख्य रूप से अलग अलग नोड्स के बीच डेटा की इंड टू इंड डिलीवरी सुनिश्चित करता है। TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, अब TCP हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब क्या है आपका? ठीक है, अब अगला हम लोग का है IP इंटरनेट। इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा डेटा पैकेट की राउटिंग तथा एड्रेसिंग की जाती है ताकि वह डेटा पैकेट नेटवर्क में ट्रैवल कर सके और अपने गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ठीक है, अब जैसे कोई मैसेज भेजे तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। जैसे हमने ईमेल आईडी पे कोई मेल भेजा तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किसका यूज़ करेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल का। ठीक है, अगला क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। हाइपर टेक्स्ट का उपयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट को HTML लैंग्वेज का उपयोग करके कोड किया जाता है। HTTP पोर्ट 80 पर काम करते हैं जबकि HTTPS पोर्ट 443 पर काम करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए TCP का उपयोग करता है। HTTP का पूरा नाम है HTTPS का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, अब देखिए HTTP का आएगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और अगर S लग जाएगा तो उसी में सिक्योर जोड़ देंगे। ठीक है, यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा इंटरनेट में ब्राउज़र से किसी भी वेबसाइट पर सिक्योर कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम गूगल खोलें, अब गूगल में जो भी चीज़ें लिखी हैं क्लिक करते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो ब्लू कलर में होती है। ठीक है, तो उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट। जो भी हाइपर टेक्स्ट होगा बच्चों वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिकल में हम लोग हाइपर लिंक पढ़े थे वैसे ही हाइपर टेक्स्ट होता है। फाइल ट्रांसफ़र। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। फाइल ट्रांसफ़र करने का यह तरीका HTTP का प्रयोग करने से भी अधिक फास्ट है। ठीक है, जैसे डाउनलोडिंग अपलोडिंग है ये, तो ये सब क्या है आपका? FTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपलोड एंड डाउनलोड। POP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जिसका कार्य इंटरनेट पर उपलब्ध मेल सर्वर से मेल को डाउनलोड कर क्लाइंट के मेल सॉफ्टवेयर तक पहुंचाना होता है। जब भी हमें कोई ईमेल आता है तो सबसे पहले वह ईमेल इंटरनेट पर उपलब्ध हमारे ईमेल सर्वर पर पहुंचता है, जिसके बाद POP3। ठीक है, POP3 मतलब प्रोटोकॉल ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, के साथ लिंक करके उस ईमेल को डाउनलोड कर लेता है और क्लाइंट के ईमेल सॉफ्टवेयर तक उसे पहुंचाता है।
POP3 TCP पोर्ट 110 पर ईमेल मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब देखिए ईमेल जैसे भेजे तो ईमेल भेजने पे बच्चों एक सेंडर होता है, एक रिसीवर। तो रिसीवर के एंड पे POP काम करता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और सेंडर के एंड पे क्या काम करता है आपका, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे रिसीविंग एंड पे, अगर कोई कहता है बच्चों रिसीविंग एंड पे ना, तो रिसीविंग पे आपका होता है POP3। और अगर कोई कहता है सेंडिंग एंड पे, किस पे कहता है बच्चों, सेंडिंग पे, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है आपका SMTP। ठीक, तो रिसीविंग पे जब भी बात होगी प्रोटोकॉल की तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और सेंडिंग पे जब भी बात होगी तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात होगी। ठीक है, इथरनेट। अब इथरनेट क्या है, ठीक है, इथरनेट क्या है, यह एक लैन कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। यह डिजिटल पैकेट में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। यदि कोई कंप्यूटर इस प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहता है तो उसे इंटरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, होना चाहिए। यह कार्ड माइक्रोचिप तय किया गया है, एक यूनिक एड्रेस कोड। ठीक है, तो अगर आपको इथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये होना चाहिए। अगर ये है आपके पास तो आप इथरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP एक कनेक्शन फ्री प्रोटोकॉल है। UDP यह देखने के लिए चेक नहीं करता है कि भेजे गए सेगमेंट एक डेस्टिनेशन द्वारा रिसीव किया गया या नहीं। ठीक है, तो मतलब अगर आप UDP प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं तो वो सेंडर तक पहुंचा नहीं पहुंचा इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बस आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बस सेंड कर देगा, बाकी उसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि UDP यह देखने के लिए चेक नहीं करते हैं कि भेजे गए सेगमेंट एक डेस्टिनेशन से दूसरे पे रिसीव हुए हैं कि नहीं। ठीक है, डेस्टिनेशन द्वारा रिसीव हुए हैं कि नहीं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP एक डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग दो नोड्स के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एक नोड्स यहाँ है वायर का और दूसरा नोड्स यहाँ है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, PPP, पॉइंट टू पॉइंट। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आपका कहाँ है, ये है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, टेलनेट। टेलनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक सेट है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन प्रोसेस को रिमोट लॉगिन कहा जाता है। टेलनेट का उपयोग रिमोट एक्सेस के लिए किया जाता है। यह पोर्ट 23 पर काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को वायर से कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, नेटवर्क के थ्रू। किसके थ्रू, नेटवर्क। ठीक है, तो तभी वो क्या कहलाएगा, रिमोट लॉगिन कहलाएगा या रिमोट एक्सेस। ठीक है, और ऐसे आप ऐसे कनेक्शन को या कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, टेलनेट कहते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी होता है टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला जैसे हॉटस्पॉट है, दूसरा आपका वायरलेस फिडिलिटी मतलब वाईफाई, तीसरा लैन केबल, चौथा ब्रॉडबैंड, फिर USB थ्रेटनिंग और इंटरनेट एक्सेस टेक्निक। विभिन्न प्रकार की इंटरनेट एक्सेस टेक्निक्स हैं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट आपके सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करने की सुविधा प्रोवाइड करता है जिसमें वाईफाई अवेलेबल है। हॉटस्पॉट एक वर्चुअल राउटर के माध्यम से वायरलेस लोकल लैन, ठीक है, WLAN
पर इंटरनेट एक्सेस की सुविधा प्रोवाइड करता है। हॉटस्पॉट के ज़रिए आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, मीडिया प्लेयर, लैपटॉप और यहाँ तक कि आप अपने फ्रेंड के साथ अपने मोबाइल से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। हॉटस्पॉट वाईफाई टेक्निक का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के या रेडियो वेव के माध्यम से। अच्छा, अब हॉटस्पॉट क्या होता है आप लोग को पता ही है। हॉटस्पॉट ऑन करने से क्या होता है, एक वो वर्चुअल वाईफाई बना लेता है और जो सिग्नल वो पाता है ना, उससे उसको कनेक्ट करके उसकी क्या बढ़ा देता है, रेंज बढ़ा देता है। ठीक है, तो रेंज जब बढ़ जाएगी तो उसी से क्या होगा, उससे वो रेंज बढ़ जाएगी और दूसरा डिवाइस उससे कनेक्ट होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है हॉटस्पॉट वाईफाई टेक्निक का उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने या रेडियो वेव के माध्यम से वायरलेस रूप से डेटा को एक्सचेंज करने की परमिशन देता है। ठीक है, अब वायरलेस ही है क्योंकि एक अगर आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन किए हैं, किसी व्यक्ति ने वाईफाई, तो वो दोनों वायरलेस ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से जोड़ने के लिए आपको फिर तार की जरूरत पड़े। ठीक है, हॉटस्पॉट के जरिए आप स्मार्टफोन, टैबलेट, मीडिया प्लेयर, लैपटॉप और यहाँ तक कि आप अपने फ्रेंड के साथ अपने मोबाइल से इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। इसका यूज़ सब लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग किए हैं, तो बस यहाँ पे चीज़ों को जान लीजिए कि क्या है। ठीक है, आइए अगला है आपका वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्निक है जो वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रेडियो वेव का यूज़ करता है। यह वायरलेस कनेक्टिविटी जिसे वाईफाई के रूप से जाना जाता है, वह टेक्निक है जिससे आप अपने पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन या टैबलेट डिवाइस को किसी फिजिकल वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता के बिना। ठीक है, अब देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी। ठीक, अब वायरलेस से ही समझ में आ गया कि इसमें वायर का यूज़ नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, ऐसे इसकी रेंज चलती रहती है। ठीक है, ये ऐसे अपना नेटवर्क बनाता रहता है और आप अगर इसकी रेंज में आए हैं और आपके पास उसका वाईफाई है तो आप क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसकी रेंज में थे, ये मेरा फ़ोन है और इसमें हमने वो पासवर्ड डाला तो हम वाईफाई से क्या हो गए बच्चों, कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये वाईफाई होता है। पर वायर्ड वाले में क्या होता है, एक वायर लगा रहेगा दूसरे सिस्टम से तभी ये कनेक्ट होगा। ठीक है, बीच में कोई भी रेंज में आ जाए वो कनेक्शन नहीं पा सकता जब तक वो उस वायर से ना जुड़ा हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं लैन केबल। बस यही वायर वाला जो अभी बता रहे थे, ये आपका लैन केबल है। आधुनिक कंप्यूटर कई तरीक़ों से इंटरनेट से कनेक्ट किए जा सकते हैं, जबकि कई कंप्यूटर वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कुछ कंप्यूटर में वाईफाई नहीं होता है। यदि आपके पास इथरनेट पोर्ट है तो आप अपने कंप्यूटर को इथरनेट कार्ड या एक केबल मॉडेम का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हर कंप्यूटर में एक वो आता है लैन पोर्ट। ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा है इथरनेट पोर्ट। आप क्या करेंगे, एक केबल खरीदेंगे, उसमें 2 नोड्स होंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक नोड्स राउटर से लगाएंगे और दूसरा नोड सीपीयू से। ठीक, और ये आपका क्या कनेक्ट हो जाएगा, लैन केबल के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। इसको वाईफाई से फास्ट माना गया है। ठीक है, फास्ट दैन वाईफाई, ये वाईफाई से फास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े ऑफिसेज में जिसमें ज़्यादा काम रहता है वो मैक्सिमम लैन से ही काम करते हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है, अगला है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो एक वाइड फ्रिक्वेंसी का यूज़ करके मल्टीपल चैनल। ठीक है, ये हाई स्पीड है क्योंकि ये क्या यूज़ करता है, वाइड फ्रिक्वेंसी और मल्टीपल चैनल, मतलब एक साथ कई चैनल पे काम करता है। ठीक है, डेटा ट्रांसमिट करता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज़ करने के लिए कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर का यूज़ किया जाता है। यह टेक्निक डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देती है। ठीक है, ठीक, तो आपका ब्रॉडबैंड लग जाएगा, उससे क्या होगा, एक आपको डिवाइस मिलेगा, उस डिवाइस से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब वो कनेक्ट होने के बाद फिर ये 3 केबल ट्विस्टेड पेयर, इस समय आपका ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है। ठीक है, हर कंपनी आपको ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दे रही है।
ठीक है, हर कंपनी आपको ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दे रही है और ये इस समय का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और ये ख़राब जल्दी नहीं होता है। डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देती है। यूएसबी थ्रेटनिंग, अब ये क्या है? आप लोग अपने मोबाइल में देखिएगा एक यूएसबी थ्रेटनिंग करके आता है। उससे क्या होता है, जब आप अपना फ़ोन अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से यूएसबी से लगाते हैं और आप ये फीचर यूएसबी थ्रेटनिंग जो है, ये वाला फीचर, इसको जब यस कर देंगे ना, तो आपका फ़ोन फिर डिवाइस नहीं रहेगा, आपका फ़ोन फिर क्या बन जाएगा? मॉडम। ठीक है, आपका फ़ोन फिर क्या बन जाएगा बच्चों? मॉडम बन जाएगा। और मॉडम बनते ही वो आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में किस चीज़ का एक्सेस करने लगेगा? इंटरनेट का। ठीक है, वो आपके फ़ोन में या लैपटॉप में इंटरनेट का एक्सेस करने लगेगा। तो ये देख लीजिएगा, सेटिंग में होगा जाके। ठीक है, उसके लिए पहले फ़ोन को कनेक्ट करेंगे यूएसबी से। देखिए यहाँ पे लिखा भी है यूएसबी, तो पहले यूएसबी से करेंगे, फिर उसके बाद वो काम करेगा। अगर यूएसबी से कनेक्ट नहीं है तो ये आपका फिर एक्टिव ही नहीं रहेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आप थ्रेटनिंग के माध्यम से अपने लैपटॉप की तरह अन्य डिवाइस के साथ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन डेटा शेयर कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन का यूज़ करके थ्रेटर कर सकते हैं। यूएसबी थ्रेटनिंग फास्ट स्पीड से इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। इसमें मोबाइल फ़ोन को यूएसबी केबल द्वारा लैपटॉप से कनेक्ट किया था। ठीक है, बस जैसे एक राउटर से कंप्यूटर लैन केबल, वैसे ही एक मोबाइल से कंप्यूटर यूएसबी केबल। ठीक है, यूएसबी केबल आप लोग जानते ही हैं, जो आपका चार्जर होता है। ठीक है, अगला है आइडेंटिफाइंग एंड यूज़ ऑफ आईपी, मैक एंड आईएमईआई नंबर। ठीक है, आईपी एड्रेस आप लोगों को पहले बताए थे कि आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट पे कनेक्ट जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबको एक आईपी एड्रेस मिलता है। तो आईपी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, और ये सारे कंप्यूटर का क्या होता है? यूनिक। सारे कंप्यूटर का यूनिक होता है, अलग होता है। ठीक है, किसी नेटवर्क से जुड़े डिवाइस आईपी एड्रेस के माध्यम से एक दूसरे को डिफरेंट होते हैं। यदि आप किसी अदर सिटी में अपने फ्रेंड को लेटर भेजने का काम कर रहे हैं तो आपके पास उसका सही एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट पर डेटा सेंड करते टाइम भी इसी प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, जब आप अपने ब्राउज़र में कैरियर एकेडमी वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं तो उस पेज को लोड करने का अनुरोध डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर को भेजा जाता है, जो इसे रिलेट आईपी एड्रेस को सर्च करके करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने अपने कंप्यूटर पे कैरियर टेक एकेडमी किया, तो मेरे ही आईपी एड्रेस से वो सर्च करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट आई है वो इस सिस्टम से आई है। ठीक है, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, तो आईपी एड्रेस से रिलेट करेगा कि इस सिस्टम से रिक्वेस्ट आई है, तो वो फाइल इसी पे ओपन कर दो। ऐसा नहीं कि बगल वाले ने यूट्यूब खोला है तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, इस पर कैरियर टेक ओपन कर दे, नहीं। इसीलिए जितने भी डिवाइस जुड़े रहते हैं इंटरनेट से, उसका क्या अलग रहता है? आईपी एड्रेस। ठीक है बच्चों, अगला क्या है? मैक एड्रेस। मैक का पूरा नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसे फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस के नाम से जाना जाता है। यह सभी इलेक्ट्रॉनिक और नेटवर्किंग डिवाइस के लिए यूनिक और परमानेंट होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये भी क्या होता है? यूनिक होता है और परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये बदलेगा नहीं। मैक एड्रेस एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में लगे नेटवर्क अडॉप्टर को पहचाना जा सकता है। मैक किसी भी डिवाइस, अच्छा वो क्या था? आईपी एड्रेस, वो इंटरनेट पे आपके डिवाइस का नंबर था। और मैक एड्रेस क्या है? आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर का एड्रेस है। ठीक है, कंप्यूटर में लगे नेटवर्क अडॉप्टर को पहचाना जा सकता है। मैक किसी भी डिवाइस, कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, फ़ोन में हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, आपके सारे डिवाइस में मैक नंबर लिखा होगा। यह एक 6 पेयर पॉइंट होता है। हर पेयर कोलन द्वारा डिवाइड होता है। जैसे ये देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर है। और हर पेयर कैसे डिवाइड है आपका? कोलन से। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके 3 फॉर्मेट हैं। एक फॉर्मेट ये पहला वाला, एक पहला वाला फॉर्मेट, एक ये दूसरा वाला, एक तीसरा वाला। ठीक है,
इसी 3 फॉर्मेट पे देखिए, निम्नलिखित 3 फॉर्मेट में से एक में लिखे जाते हैं, किसी भी एक में लिखा जाएगा, ठीक है। और आपका आखिरी पॉइंट है IEMEI नंबर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, ये आपके मोबाइल में होता है, ठीक है। IMEI, जैसे किसी का फ़ोन खो जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं उसका IMEI नंबर बताइए, ठीक है। ये 15 से 17 अंकों का होता है, जो मोबाइल फ़ोन की पहचान के लिए कंपनी द्वारा फर्मवेयर में स्टोर किया जाता है। किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर उस फ़ोन के लोकेशन को बताता है। अधिकांश मोबाइल फ़ोन में IMEI कोड देखने के लिए आपको ये वाला क्या करना है, इसको प्रेस करना है और डायल कर देना, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप IMEI कोड मोबाइल बैटरी के नीचे भी लिखा होता है। यदि किसी पर्सन का फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर को कॉल करके IMEI नंबर के अनुसार मोबाइल को ब्लैकलिस्ट करा सकते हैं। ब्लैकलिस्ट हो जाने के बाद ज़्यादातर मोबाइल बेकार हो जाते हैं, ठीक है, चाहे उसका सिम कार्ड ही क्यों ना चेंज कर दिया जाए, क्योंकि आप मोबाइल को ही लॉक करा देते हैं ना, और वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, देखिए, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउज़र मुख्यतः वेब सर्वर पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़र को के डिवाइस पर डिस्प्ले करने का काम करता है, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम, ठीक है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आपके वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है। नीचे लिखा है, जैसे पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। यह एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसको विंडो 95 के साथ 1995 में लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र को लाइनेक्स, यूनिक्स और मैक्स, ठीक है, ये तीनों पे चलता था, ये लाइनेक्स, यूनिक्स, मैक और मोबाइल फ़ोन के लिए भी डेवलप किया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर का फर्स्ट वर्जन और लेटेस्ट वर्जन 11 है जिसको 2013 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है बच्चों। अब आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो गया है, अब इसकी जगह क्या आ गया है, अब इसकी जगह आ गया है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। ये पिछले साल जुलाई से बंद हो गया है, और उसके साथ उसकी जगह क्या आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट का एज आ गया। देखिए नीचे ही लिखा है, एज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसको विंडो 10 और Xbox One के लिए 2015 और फिर 2017 में एंड्रॉयड और iOS के लिए 2019 में मैक OS के लिए लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट एज में C++, C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का अब रिप्लेस किसने कर लिया है बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एज ने। अगला है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम गूगल द्वारा डेवलप किया गया एक वेब ब्राउज़र है जिसको 2008 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज़ किया गया था। बाद में इसे लाइनेक्स, मैक, iOS और एंड्रॉयड के लिए भी रिलीज़ किया गया। क्रोम ब्राउज़र को वेब एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म, ये लिखा किस में जाता है, सी, ठीक है, C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया है। 50 से ज़्यादा भाषा में भी है, ठीक है। अगला है आपका मोज़िला फायरफॉक्स। मोज़िला फायरफॉक्स मोज़िला कॉरपोरेशन द्वारा 2002 में बनाया गया था, ठीक है, डेवलप किया गया था। यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी कोडिंग में एक्सेस कर सकता है, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स को विंडोज़, लाइनेक्स, मैक OS और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, विंडोज़, लाइनेक्स, मैक OS, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया है। मोज़िला फायरफॉक्स में C++, जावास्क्रिप्ट और CSS जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगला है ओपेरा ब्राउज़र। ओपेरा ब्राउज़र को ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा 1995 में डेवलप किया गया था, ठीक है। ओपेरा ब्राउज़र को विंडोज़, iOS, लाइनेक्स, एंड्रॉयड और मैक OS के लिए डेवलप किया गया था। ओपेरा ब्राउज़र को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, वेब ब्राउज़र थे। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। करंट टाइम में इंटरनेट हर पर्सन के लिए ज़रूरी हो गया है, ठीक है।
इंटरनेट के माध्यम से बहुत से कार्यों को किया जाता है। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां पर इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा भंडार है। इंटरनेट ने बहुत से कार्यों को इजी बना दिया है, जिसमें एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इंटरटेनमेंट जैसे सभी क्षेत्र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इंटरनेट कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर और सस्ता साधन है। ठीक है, अब इससे क्या क्या हो सकता है इंटरनेट से, देखिए एजुकेशन, बिजनेस, कम्युनिकेशन, रिसर्च, इंटरटेनमेंट, ठीक है, अवेलेबल है। और इंटरनेट क्या करता है बच्चों, इंटरनेट कम्युनिकेशन का सबसे पॉपुलर और सस्ता साधन है। ठीक है, सर्फिंग द वेब, सर्फिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनेट पर सर्फिंग का अर्थ है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट ये खुली है, ठीक, एक वेब पेज ये खुला है आपका, तो दोनों में से स्विच करना, इधर से इधर जाने को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सर्फिंग। ठीक है, इंटरनेट पर सर्फिंग के लिए एक कंप्यूटर, एक ब्राउज़र, एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। सर्फिंग शब्द मार्क मैकहिल, ठीक है, मार्क मैकहिल द्वारा दिया गया था। ठीक है, पॉपुलर सर्च इंजन, देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे वेब ब्राउज़र, ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल अथवा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने में हेल्प करता है, जैसे गूगल, बिंग, याहू, बाइडू, ठीक है, यांडेक्स पॉपुलर सर्च इंजन है। जैसे मान लीजिए कोई भी सर्च इंजन का अगर पेज रहेगा ना बच्चों ऐसे, ठीक है, तो उसमें बीच में ऐसे कुछ चीज़ें रहेंगी। ठीक है, आइए एक तो ओपन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए ये ओपन किए, तो ये गूगल क्रोम जो ओपन हुआ है ना, ये वेब ब्राउज़र है। क्या है, वेब ब्राउज़र। अब इसमें हम करते हैं google.com, ये सर्च इंजन है। क्यों, यहाँ पे सर्च करने के लिए ये बॉक्स है आपका। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, लिख देते हैं याहू, ठीक है, यहाँ पे भी ये सर्च इंजन में ये बॉक्स आ गया। ठीक है, और एक दो एग्जांपल क्या था बच्चों, जैसे बिंग है, यहाँ पे भी क्या है, तो जिस भी वेबसाइट में, ठीक है, ये बॉक्स आपको मिलेगा सर्च के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। देखिए इसमें भी है, याहू में भी है, और आपके गूगल में भी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्च इंजन बोलते हैं। आइए, गूगल वर्ल्ड में पहला गूगल है, गूगल वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, सब लोग मैक्सिमम लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसको 1997 में लॉन्च किया गया था। इस सर्च इंजन को डेवलप करने के लिए पाइथन, C++ और सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा कि गूगल बनाने के लिए क्या किया गया है, पाइथन, C++ और सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। ठीक है, फाउंडर है लैरी पेज और सर्जे बिन। ठीक है, बिंग, बिंग सर्च इंजन, बिंग किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसे 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया था। लाइव सर्च के नाम से जाना जाता था। ठीक है,
पहले ये किस नाम से था, लाइव सर्च के नाम से, इसको रिप्लेस करके बिंग नाम दिया गया। इसको डेवलप करने के लिए ASP.NET लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है। अगला है आपका याहू। याहू गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन है। याहू 1995 में याहू कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था और आज याहू गूगल और बिंग के बाद सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, गूगल है, ठीक। और गूगल कब आया था आपका, 97 में, फिर 2009 में बिंग, और फिर याहू सबसे पहले आया था। पर गूगल इजी है इसीलिए गूगल क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगला है आस्क, ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। पहले यह जीव्स के नाम से जाना जाता था, इसको चेंज करके आस्क कर दिया गया। इसको गैरेट गर्नर, ठीक है, गैरेट गर्नर और डेविड वॉर्थेट ने 1996 में लॉन्च किया था, ठीक है। बाइडू क्या है, चीन का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। यह सर्च इंजन केवल चाइनीज़ लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके फाउंडर रॉबिन ली और एरिक जू थे। बाइडू सर्च इंजन को 2000 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। देखते हैं हम लोग में बाइडू ओपन होता है कि नहीं। ठीक है, ये सर्च इंजन नहीं डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये सर्च इंजन का पेज नहीं ओपन हो रहा है, ये सिर्फ, आइए अगला है येंडेक्स। येंडेक्स भी क्या है, रूस का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। इसको कमटेक कंपनी द्वारा 1997 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। बाइडू पूछेगा तो चाइना और येंडेक्स पूछेगा तो रूस। डक डक गो, डक डक गो गैब्रियल वेनबर्ग द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये भी आपका एक सर्च इंजन है, डक डक गो, ठीक है। तो बाइडू, येंडेक्स, डक डक गो, याहू, गूगल और आपका क्या, बिंग, ये सब आपके क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपका चैप्टर नंबर 6 ख़त्म हो गया है, ठीक। हम लोग कल क्या शुरू करेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, ठीक, जो हम लोग कल शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।